हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 के आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा एक एलिमेंट है। हमने क्या देखा था कि बिल्डिंग को हमने क्या माना था, एक एलिमेंट माना था, राइट। ये एलिमेंट हमारा किससे बनता है? एटम से बनता है, यानी हमारी ईंट से। ईंट के ऊपर ईंट रखते तो हमारी एक बिल्डिंग खड़ी होती ना। तो इसको हमने क्या माना था? एटम। अब देखो क्या होता है, अब ये एटम से बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। एटम्स को एक के ऊपर एक रख के जैसे दीवार बना के एक रूम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रूम। ये क्या हो गया? हमारा रूम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी कि अब ये जो बिल्डिंग है ये किसका कलेक्शन है? ये बहुत सारे रूम्स का कलेक्शन हो गया ना। एक बिल्डिंग में कितने रूम हो सकते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी होंगे, जितनी बड़ी बिल्डिंग होंगी उस हिसाब से रूम होंगे। तो एक रूम को हमने क्या मान लिया? मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे रूम मिलके यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहा है? एलिमेंट बना रहा है। बहुत सारे रूम बन के क्या बन रही है? हमारी बिल्डिंग बन रही है। यानी कि एटम को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से, एक एटम है मान लो, ये जो, इसको ऑक्सीजन मत समझना, इसको ऑक्सीजन मत समझना, ये एटम का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे एटम्स को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 3 होते हैं, 4, 5 जितने भी जोड़ना, उससे इन कलेक्शन जो होता है ना एटम्स का एक साथ जुड़ा हुआ, आपस में ये केमिकली जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। चलो अब हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। तो देखो, molecules refers to the cluster of two or more atoms chemically bonded together and tightly held together by attractive forces। यानी हमने क्या बताया था? हम लोग देखो रूम कैसे बनाते हैं? ईंट के नीचे सीमेंट लगाई एक, फिर ईंट लगाई, इधर भी सीमेंट लगाई, इधर एक और ईंट लगाई, इधर एक और ईंट लगाई, इस तरीके से बहुत सारी ईंटों को हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या एक टाइप से हम लोग ने क्या करा? इनके बीच में बॉन्ड बनाया, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाया, उनको आपस में जोड़ दिया, क्लस्टर बना दिया, उनका ग्रुप हो गया पूरा। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल रिफर्स टू द क्लस्टर ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये क्या होता है? किसी एलिमेंट का टाइनीएस्ट पार्टिकल होता है। पार्टिकल किससे बनता है? एटम से बनता है। और किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। ओके, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी कर सकता है, और जो जिस एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ना उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो शो करता है। अब इसका मतलब कैसे हुआ? मान लो ये आपकी एक गोल्ड की ब्रिक है, किसकी? सोने की ईंट है। ठीक है, अब इस सोने की ईंट में से मान लो अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हो, तो क्या वो टुकड़ा काटने के बाद वो सिल्वर का हो जाएगा या चांदी का हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो रहेगा तो गोल्ड का ही। ठीक है, उसके वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, रहेगा गोल्ड। यहाँ पर भी उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? गोल्ड ही रहेगी, वैल्यू उतनी कितनी रहेगी। ठीक है ना, और उसके कलर वगैरह सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी गोल्ड का जो एलिमेंट था उसकी पूरी मतलब वो अपने दिखा रहा है ना प्रॉपर्टी कि हाँ मैं गोल्ड का ही पार्ट था, बस मेरे को अलग कर दिया गया है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? टाइनीएस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का, और वो उसके अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है उसके अलावा, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी शो करता है। ये तो था हमारा मॉलिक्यूल। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मॉलिक्यूल समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एटोमिसिटी। ओके, एटोमिसिटी क्या होता है? यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज टर्म्स एज इट्स एटोमिसिटी। मतलब क्या हो गया? देखो, ये जो हमने एक मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम यानी कितनी ईंटें हैं? ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी ईंटें हैं, तो कितनी ईंटें इसके अंदर हमने लगा रखी है, वो इस दीवार की क्या होगी? एटोमिसिटी। यानी जितनी ईंटें इस दीवार को बनाने में लगी है उसको हम क्या बोलेंगे? एटोमिसिटी। यानी एटोमिसिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज टर्म्स एज इट्स एटोमिसिटी। ओके, अब एटोमिसिटी के ये 4 टाइप होते हैं: मोनो एटमिक, डायएटमिक, ट्राइएटमिक एंड टेट्राएटमिक। ओके, चलो देखते सबसे पहले मोनो एटमिक क्या होता है। मोनो एटमिक वो होता है, यानी वो मॉलिक्यूल होता है किसी एलिमेंट का जिसके अंदर खाली सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल एटम होता है उस एलिमेंट का। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट लिया हमने जिसका अगर हम मॉलिक्यूल निकालते हैं तो वो मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से मिलके बना होता है, उसके अंदर कोई दूसरा एटम होता ही नहीं है। कितना एटम? एक एटम। उसको हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक।
जैसे कि आर्गन हो गया या हीलियम हो गया, ठीक है। हीलियम का जो एटम मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है, हीलियम, ये बस ये हीलियम हो गया हमारा, या फिर आर्गन हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर एक से ज्यादा एटम नहीं होते, उसको हम बोलते हैं मोनो एटोमिक। नेक्स्ट आता है हमारा डायटोमिक। डायटोमिक क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम होते हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटोमिक। ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना ऑक्सीजन, O2। ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों बॉन्ड करके क्या बना रहे हैं, O2। ये क्या बन गया हमारा, O2। तो कि ऐसा एलिमेंट जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम मिलते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल अगर उस एलिमेंट का हम निकालते हैं तो उसके अंदर अगर दो एटम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायटोमिक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायटोमिक। वही वाली बात होगी, कोई ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके अगर हम मॉलिक्यूल निकालते हैं और उसके अंदर उस एलिमेंट के तीन एटम मिलते हैं इस तरीके से बॉन्ड में, ठीक है, जैसे कि O3 यानी ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखो, ये हमने एक ओजोन का मॉलिक्यूल निकाला, इसमें क्या है, तीन ऑक्सीजन के एटम्स है, ये क्या हो गए, ऑक्सीजन के एटम, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये तीनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ओजोन हो गया। एक ओजोन का मॉलिक्यूल है O3 जिसके अंदर तीन ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स आपस में जुड़े हुए, ये हो गया ट्राइएटोमिक। नेक्स्ट आता है हमारा टेट्राएटोमिक। टेट्राएटोमिक के अंदर हम लोग क्या होंगे, जैसे ट्राइएटोमिक तीन था वैसे टेट्राएटोमिक के अंदर चार हो जाएंगे। किसी एलिमेंट का वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर चार एटम्स आपस में जुड़े हुए हो, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राएटोमिक। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसके अंदर सल्फर का एक एटम लिया, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का हमने एक मॉलिक्यूल निकाला, तो उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है कि सल्फर के एक एटम से ऑक्सीजन के तीन एटम्स जुड़े हुए हैं, वो हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। टोटल कितने एटम हो गए उस मॉलिक्यूल में, चार एटम्स हो गए, तो ये हो गया टेट्रा एटोमिक। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, ये आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। देखो कंपाउंड क्या होता है कि कोई अलग अलग सब्सटेंस से मिलके कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि पानी के अंदर हमने शक्कर डाली तो हमारे को क्या मिला, मीठा पानी मिला, वो क्या हो गया हमारा कंपाउंड। दो अलग अलग हमने सब्सटेंस डाले तो उससे हमारे को क्या मिला, एक नया प्रोडक्ट मिला, वो हमारा कंपाउंड होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स रखे हो, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम रखो, पर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रखे हो। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, अपन चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर अपन क्या क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, ठीक है, शुगर डाला, मिल्क डाला, चाय पत्ती डाली, और अदरक वगैरह जो भी अगर अपन बेसिक देख लिया अपन, ठीक है, इससे हमारे को क्या मिलता है, चाय मिलती है, यानी क्या मिलती है, टी मिलती है हमारे को, राइट, टी मिलती है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, सबका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। मान लो 1 कप दूध हो गया हमारा, यानी मिल्क कितना हो गया, 1 कप हो गया हमारा। शुगर कितना हो गया उस 1 कप के अंदर, हमने मान लिया 1 स्पून हो गया हमारा, ठीक है। टी हमने हाफ स्पून मान लिया, ठीक है। तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन से जब हम लोग बनाते तो हमारे को 1 कप अच्छी चाय मिलती है, ठीक है। अगर इनके बीच में हम फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रखेंगे, इसको 2 चम्मच डाल दिया, ठीक है, इसको 1 चम्मच डाल दिया, तो टेस्ट बिगड़ जाएगा ना। तो उस तरीके से जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, तब हमारे को एक कंपाउंड जो मिलता है, इस कंपाउंड के अंदर क्या, इनका एक फिक्स प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, कोई हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो वो किन एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है ना, उनके उसमें फिक्स्ड अमाउंट होंगे। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं और कार्बन का 1 एटम होता है। इस तरीके से ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ये किसका हो गया, कार्बन का। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, अब देखो एलिमेंट्स किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल किससे बनता है, अलग अलग एटम से मिलकर बनते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड अलग अलग सब्सटेंस या एलिमेंट्स जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो नया प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है कंपाउंड। कार्बन एक अलग चीज होती है, ऑक्सीजन अलग चीज होती है। अभी इन दोनों को मिलकर हमारे को क्या कंपाउंड दिया गया, कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम जब मिलते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें हमारे को क्या मिलेगा, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे और 1 कार्बन का एटम मिलेगा। ये होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम लोग एक रेस्पेक्टिव उनके फॉर्मूलाज में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? फॉर्मूलाज में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया उनका? ये CO2 H2O। अब ये जो CO2 इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। अब एग्जाम आप दे रहे हो या आप कहीं भी बैठे तो हर जगह ये लिख क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से धीरे धीरे H2O को आप लिखोगे वाटर। नहीं ना, हम इतना बड़ा नहीं लिख के इनको सिंपल कर देते। हमने इनको क्या दे दिया? एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एक फॉर्मूला दे दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बनाता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल। यानी वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या हो गया? CO2। Molecular formula is symbolic representation of a molecule। किसी मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी ये क्या हो गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, इसका हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वरना हम जगह जगह ऐसा थोड़ी लिख के आएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयंस। ठीक है, अब देखो पहले तो ये एटम का हमने स्ट्रक्चर दिया। मान लो यहाँ पे हमारे को 3 अलग अलग इसमें छोटे छोटे हम क्या बोल सकते हैं? कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल बोल सकते हैं, अभी हम इसको पार्टिकल नहीं बोलेंगे, सबका नाम देंगे हम लोग। तो देखो एटम के अंदर जो 3 अलग अलग हमारे को पार्टिकल्स मिलते हैं ना, वो क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। एक होता है नेगेटिव पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 3 पार्टिकल से मिलके एक एटम बनता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये प्रोटॉन्स हो गए, ये न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे। ओके, तो ये होता है हमारा एक एटम। ठीक, अब आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? देखो एटम क्या होता है? 3 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही इसमें प्रोटॉन होंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा। यानी अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। एक टाइप से 3 से 3 कट के माइनस हो गया, तो कट गया आपस में। इसको हम लोग बोलते हैं एटम। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, ये हमेशा स्टेबल रहता है, न्यूट्रल रहेगा हमेशा। अब कई बार क्या होता है? अगर कोई एटम जिसमें अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया या नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कि मान लो इसके अंदर इस ब्लैक वाले को हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे इसमें? 3। और इसको हमने मान लिया, वैसे तो न्यूट्रॉन होता है पर अभी हम इसको एक एग्जाम्पल में मान रहे, तो कितना हो गया? +4। +4 हो गए, ये कितने? -3। यानी एक ज्यादा हो गया, प्लस का एक ज्यादा हो गया, यानी ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसमें ये पॉजिटिव हो चुका है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ चुका है। या फिर मान लो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन आ गए 4, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया और अंदर प्रोटॉन जो है वो है खाली 3, तो क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो कोई ऐसा एटम जो कि चार्ज हो जाता है अपना, वो न्यूट्रल नहीं रहता है, उसके अंदर चार्ज आ जाता है या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हम लोग बोलते हैं आयंस। क्या होता है वो? आयंस। When atom get in charge either positive or negative, it is called an ion. Okay? क्या बोलेंगे? एटम दैट बियर्स अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। यानी कोई एटम जिसके ऊपर चार्ज हो उसको हम लोग आयन बोलेंगे। ठीक है, अब आयन के 2 टाइप होते हैं, एनायन एंड कैटायन। ठीक, एनायन हमारा होता है नेगेटिव चार्ज एटम। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज एटम, यानी इसके अंदर ना नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा होंगे पॉजिटिव से। ये नेगेटिव पार्टिकल को क्या करता है? गेन करता है। देखो पॉजिटिव पार्टिकल्स कभी मूवमेंट नहीं करते, हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी प्रोटॉन मूवमेंट नहीं करेगा। कौन जाएगा? या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। तो इसके अंदर ये क्या करता है? नेगेटिव पार्टिकल एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। या फिर कैटायन अगर है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ओके, अब हम लोग इनको डिटेल में समझते हैं। देखो कैटायन क्या हुआ। अब कैटायन क्या होता है हमारा? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी एक ऐसा आयन, हमने क्या पढ़ा था? आयन क्या होता है? कोई चार्ज एटम, किसी एटम जिसके ऊपर चार्ज आ गया। तो ये वाला क्या होता है? इसके अंदर जो चार्ज एटम है उस पर कौन सा चार्ज है? उस पर चार्ज है पॉजिटिव। यानी इसमें अब देखो प्रोटॉन्स 4 है, कितने हैं? 4। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। यानी इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन -3 है, यानी 3 है, और पॉजिटिव चार्ज 4 है, एक ज्यादा हो गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव।
यानी कि इनके अंदर जो होता है, अगर मान लो किसी एलिमेंट का ये एक आयन है, ठीक है, यानी कि ये अगर कैटायन है तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज आयन है, ठीक है, तो इसके इसी एटम का अगर हम न्यूट्रल लेते हैं, इसी आयन का हम अगर कोई न्यूट्रल एटम उठाते हैं तो न्यूट्रल एटम में क्या होगा, 4 प्रोटॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होता है न्यूट्रल, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस तरीके से 4 से 4 कट जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, पर यहाँ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल एटम से कम होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो एनाइंस होता है, एनाइंस क्या होता है, कोई एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके से हम लिखते हैं। कोई भी जो एटम होगा उसका सिंबल हम यहाँ लिखेंगे, जिस भी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ हम माइनस लगा देंगे। अब कितना नेगेटिव, कितना ज्यादा, कितना कम है, अगर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -2 लिख देंगे, इसी तरीके से अगर पॉजिटिव होता है तो +2 लिख देंगे, +3 लिख देंगे, और अगर 1 होता है, अगर जैसे खाली एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा है तो खाली प्लस लगा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो खाली माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो गए, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 4 प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुका है हमारे पास। तो इसके अंदर जो न्यूट्रल एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा रहेंगे। कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे कम रहता है, और एनाइन के अंदर जो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ज्यादा रहता है, हमेशा जितने भी ज्यादा होंगे उससे उतना ज्यादा रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को हमारा जो कंपाउंड होता है ना उसको हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए ना हमारे को सबसे पहले वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी केमिकल फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हो गया किसी कंपाउंड का, हमें उसके वैलेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब देखो वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी को हम पहले ऐसे समझते हैं, मान लो एक बच्चा है या एक आदमी है, तो उसका नेचर जो है, यानी उसकी एबिलिटी है कि क्या एबिलिटी है कि वो बहुत से अनजान लोगों को अपना दोस्त बना सकता है, या उसका नेचर ऐसा है कि वो अपने दोस्तों से दुश्मनी करके अपने दोस्तों को दूर कर सकता है। तो क्या हुआ, ये एक एलिमेंट है, ये किसी एलिमेंट से कितनी इजीली कंबाइन होता है, यानी उसकी कितनी क्या एबिलिटी रहती है कि वो इजीली उससे कंबाइन कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। किसी इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है या दूर कर रहा है, दुश्मनी करके दूर कर रहा है या दोस्ती करके पास में बुला रहा है। तो वैलेंसी क्या होगी, ये एक एबिलिटी होती है किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए। क्या एबिलिटी होगी, वो एटम को या तो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। जो एटम का आउटरमोस्ट शेल होता है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि या तो वो लूज कर सकते हैं या ले सकते हैं किसी और से कंबाइन होने के लिए, उस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी इजीली मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर सकते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है ना वो फिक्स्ड होती है, और कुछ की क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसको देखो आप लोग ऐसे समझो कि एक ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके कितने आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाथ हो चुके उसके, ठीक है। और एक ह्यूमन बीइंग के कितने हाथ होते हैं, 2 होते हैं, 1 2, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। अब मान लो एक ऑक्टोपस जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के दोनों हाथ को अपने एक एक हाथ से पकड़ता है, ठीक है, यानी दोनों हाथ पकड़ेगा एक एक हाथ से, तो 2 हाथ उसके गए। तब उसको कितने ह्यूमन बीइंग लगेंगे कि उसके आठों हाथ में है ना, एक ह्यूमन बीइंग के 2 हाथ आ जाए, यानी एक हाथ में एक हाथ आ जाए। एक ही ह्यूमन बीइंग के दोनों हाथ वो ले रहा है, तो उसको टोटल कितने लगेंगे, एक इसका लगा, एक इसका लगा, एक इसका लगा, एक इसका लगा, यानी कि अब इसके हाथ खाली नहीं है, इसके हाथ भर चुके हैं दोनों हाथ में, मतलब आठों के आठों हाथ में एक एक हाथ ह्यूमन बीइंग का है। तो कितने ह्यूमन बीइंग लगे उसको, 4 लगे ना। एक ह्यूमन बीइंग के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 हाथ में एक आदमी गया, तो उसको ऑक्टोपस तो एक, अपने सारे हाथ भरने के लिए उसको कितने ह्यूमन बीइंग लगे, 4। क्या रिप्रेजेंट किया हमने, OH4। ये होती है वैलेंसी, ओके। तो अब हम लोग वापस से केमिकल फॉर्मूला को जो बनाने के रूल्स होते हैं कुछ, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट्स टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपाउंड।
यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं ना, उनकी वैलेंसीज को दूसरे एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि हमारा मान लो H2O जो होता है, यानी हमारा जो वाटर है, H2O नहीं, H2O तो हमारा केमिकल फॉर्मूला हो चुका है। तो वाटर के अंदर हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्स हुए, वाटर क्या हुआ, कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने, एक हाइड्रोजन यानी एक, ऑक्सीजन कितने यूज हुए, दो। इसको क्या करा, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या आता है हमारे पास H2O। क्या आएगा, H2O। ठीक है ना, ये होता है हमारा इस तरीके से। यानी कि यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन है, इसको हमने वैलेंसी है 1, इसकी Cl है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर HCl आ गया यार। ये तो क्या क्या चेंज हुआ इसमें, ठीक है, इसमें कुछ समझ नहीं आया। यहाँ देखो H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्या हुआ, H की वैलेंसी क्या है 1, इसकी क्या है 2, तो 1 को हमने S से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारे को इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया H2S। इसी तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की 2, हमने क्या करा, दोनों को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया हमारे पास। ओके, ये हो गया, हमने वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारा सेकंड रूल होता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक मेटेलिक एलिमेंट आ जाए और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट आ जाए, तो हमेशा जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले हम लोग मेटेलिक एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर मैग्नीशियम जो होता है वो हमारा मेटेलिक एलिमेंट होता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2, इसकी क्या है 1। तो हमें से देखो रूल 1 तो अप्लाई हो ही गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये मैग्नेटिक है, ये सॉरी मेटेलिक है तो मेटेलिक में इसका नाम पहले आएगा, तो क्या आया Mg1Cl2। 2 क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी थी, हमने क्लोराइड से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी 1 थी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर सेकंड रूल हमने अप्लाई कर दिया, जो कि ये मेटेलिक नाम हमेशा पहले आएगा। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड रूल। अब इस थर्ड रूल के अंदर क्या होता है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन आ जाता है किसी कंपाउंड के अंदर जब बनता है, तो जब भी हम वहां पर नंबर इंडिकेट करेंगे ना, तो उस पॉली एटॉमिक आयन के जो सिंबल होगा उसको हम लोग ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे, उसके बाद यहाँ नंबर लिख देंगे, n इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी है, ठीक है। तो देखो, ये क्या है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम के अंदर वापस से हमने ऑक्सीजन और एच, हाइड्रोजन दो अलग अलग एटम यहाँ पर भी है, और ये कैल्शियम एक अलग है। तो अब ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन आ चुका है पहले से। हम जब इसके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने फर्स्ट रूल के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CaOH2 होना चाहिए था, पर इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारे केमिकल फॉर्मूला बनाने के रूल्स है। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास को आप ऐसे समझो कि ये क्लास है, ठीक है। एक क्लास के अंदर मान लो जो बच्चे, उनको हमने क्या मान लिया, एटम्स, और उस क्लास को क्या मान लिया, पूरी क्लास को कंपाउंड मान लिया। तो उस कंपाउंड का वजन कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कि उसके अंदर जितने भी एटम्स है ना, उनके जितने भी एटॉमिक मास का सम होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा उस कंपाउंड का सम। यानी कि molecular mass of a substance is defined as the sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule of a substance। यानी कि कोई कंपाउंड या सब्सटेंस है तो उसका हम एक मॉलिक्यूल उठाएंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एटम्स। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, उसके उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है, AMU। अब हम लोग देखो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1U, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, तो आप लोग को इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप लोग को याद रखना चाहिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स या एटम्स के एटॉमिक मास। ओके, तो H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा हमारा 1U, ऑक्सीजन का 16U होता है। अब हम लोग 2 into 1 plus 1 into 16 कर देंगे। 1 into, ये क्या मतलब हुआ, हमने क्या बोला था, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उनका
एटॉमिक मास का सम करेंगे तो हमारे को तो ये करना चाहिए था 1 + 16 17 आना चाहिए, नहीं आएगा। वाटर का मोलिकुलर मास क्या होता है 18 कैसे होगा? हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 2 एटम है, एक का वजन कितना है 1, तो उससे 1 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कितना एटम है 1 है, उसका वजन कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 16, करेंगे 2 × 1 2 + 16 = 18U। ये क्या आ गया हमारे वाटर का मोलिकुलर मास, किसी वाटर के मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास होता है 18U इस तरीके से, यानी उस मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उसके एटॉमिक मास का सम। अगर मान लो, चलो हम लोग H2O को हटा दो, किसी और ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे O2 लिखा हुआ होता तो क्या होता, ओजोन ले लो आप, एक काम करो O3, ठीक है। O3 का मोलिकुलर मास क्या होगा, O3 के अंदर यानी ओजोन का मोलिक्यूल क्या होता है O3 होता है, O3 16 होता है, हमारे को ऑक्सीजन का पता है कितना होता है 16 होता है, ठीक है। क्या होगा O × 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 का 8 148U। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो हमने एक यूनिट होती है उसकी एटॉमिक मास, तो 2 एटम के हिसाब से हमने 2 ले लिया, इसका एक ही था इसलिए 16 ले लिया 18U। इस तरीके से मोलिकुलर मास हमारा कैलकुलेट होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मूला यूनिट मास। देखो मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास लगभग सेम ही है, नाम का फर्क है और कुछ नहीं। इसके अंदर भी वही होता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास का सम कर दो, वो हो गया हमारा उस कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि मान लो हम लोग NaCl का कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है Na का एटॉमिक मास होता है 23, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5, इन दोनों का हम सम करेंगे। 1 × 23 क्यों हुआ, क्योंकि Na भी 1 है, 1 × 35.5 क्यों हुआ, क्योंकि Cl भी 1 है, तो कितना आ गया 23 + 35.5 = 58.5U। ये होता है फॉर्मूला यूनिट मास। दोनों लगभग सेम ही है, कुछ भी चेंज, लगभग क्या पूरा ही सेम है, बस नाम का फर्क है और कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, अब हमारा आता है मोल कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपकी बुक के हिसाब से डिफाइन लिखी है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर उतने एटम होना या उतने मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी है वो होना जितने की किसी C12 एटम, यानी कि C12 जो एटम होता है ना हमारा कार्बन 12, उस कार्बन 12 का अगर हम 12 ग्राम लेते हैं, यानी हमने 12 ग्राम C12 अगर हमने लिया है तो उसके अंदर उसके वजन के बराबर कोई और सब्सटेंस को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो वो सब्सटेंस जब हम लोग C12 के 12 ग्राम के बराबर कंपेयर करेंगे तो उस सब्सटेंस के अंदर उस टाइम पे कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस है ना, वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा उस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का। यानी कि हम उससे किससे कंपेयर करेंगे, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो देखो 1 mole of molecule or ion refers to the quantity in number possessing a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. Number of particles present in 1 mole of any substance is equals to is 6.022 into 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या होगा 6.022 into 10⁻23, यानी we get 1 mole equals to this and this। ठीक है, ये किसके बेसिस पे हमने निकाला था, C12 के 12 ग्राम के हिसाब से। ठीक है ना, मान लो आपको बोल दिया H2O का 1 मोल क्या होगा, ये होगा भैया 1 मोल, आपको बोल दिया है। मोल को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, N से, 1 मोल। अब इसके आगे आपको कैसे निकालना है, 2 मोल पूछेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपको, ये क्या है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, वो सब्सटेंस जिसके अंदर उतने एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस हो जितने की किसी कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। यानी कोई कार्बन 12 को अगर हमने 12 ग्राम तोल लिया तो उस 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने भी एटम्स वगैरह होंगे उसके बराबर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग 1 मोल माना जाएगा। ओके,
तो अब देखो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास वो होता है जिसके अंदर आपका अपने अभी अपन ने एएमयू निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, तो मोलर मास क्या होता है, एएमयू को हम किस में मेजर करते हैं, यू में। आपको क्या करना है मोलर मास निकालने के लिए, जितना एएमयू आया है ना उसका नंबर तो आप सेम रखोगे, पर उसकी यूनिट को आप जी में कर दोगे, यानी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे। कितने में, ग्राम्स में। अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे देखा था, 12 ग्राम ग्राम में देखा था, तो हमें मोल कॉन्सेप्ट के लिए क्या चाहिए, मोल निकालने के लिए ग्राम चाहिए। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट निकालना है तो उसका मोलर मास निकालना होता है। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास बेसिकली उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, पूरा उसके बराबर होता है। तो एटॉमिक मास के यूनिट क्या होती है, यू, तो आपको नंबर तो वो का वो रखना आगे का, और उसको किस में चेंज कर देना है, जी में चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1u, तो इसका मोलर मास क्या होगा, 1g, यानी न्यूमेरिकल वो का रो रहा, खाली इसकी क्या ऐसा यूनिट चेंज कर दी गई है। 1 हाइड्रोजन है, 1h एटम, एक 1 यूनिट हाइड्रोजन, यानी 1 एटॉमिक जो यूनिट होती है हाइड्रोजन की, उसमें कितने एटम होते हैं, एक एटम होता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल एटम्स होते हैं, यानी कि अब देखो आपको अगर मान लो, अब आपको पूछा, यहां से समझो, अब आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 1u हाइड्रोजन है, 1h एटम, यानी कि एक एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम होते हैं, एक H होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने एक मोल एटम होंगे उसके, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 10 टू पावर कितनी, 23। ठीक है, ये होता है। अब ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक यूनिट, 16u, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो उसके अंदर अपन को इतना बराबर ऑक्सीजन एटम्स मिलेगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। यानी ऑक्सीजन की मोल क्या होगा, ऑक्सीजन का 1 मोल क्या होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन जब निकलेगा तो ये निकलेगा हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। इसमें आपको क्या होता है, आपको मोल्स किससे रिप्रेजेंट करना है, एन से। आपको मास हमेशा दे रखा होगा, मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए, मोलर मास अभी मैंने आपको बताया है। तो एक क्वेश्चन को आप सोल्व करो, हमें बोला है कि हीलियम क्या 48 ग्राम हमारे को दे रखा है, तो हमारे को उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, 48 ग्राम हमारे को दे रखा है, गिवन मास क्या है 48 ग्राम। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हीलियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, कितना होता है 4u, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 4g, कितना हो जाएगा 4g। हमारे को क्या दे रखा है 48 ग्राम दे रखा है, क्या करेंगे हम लोग, गिवन मास 48 डिवाइड बाय क्या, मोलर मास 4g इक्वल्स टू 12। समझ में आया, मोलर मास किससे निकालते हैं हम, 1 एटॉमिक मास जो होता है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, 1 क्या सॉरी, जितना भी एटॉमिक मास होता है उसका नंबर वो का वो रहेगा, बस पीछे की यूनिट चेंज हो जाती है। मास हमारे को गिवन है, मोल निकालना है, तो हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते, तो हमारे मोल्स क्या आ गए 12 मोल्स, यानी 48 ग्राम हीलियम के अंदर कितने मोल्स हो गए हीलियम के, 12। ठीक है, ये होता है 12। 1 मोल कितना होता है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये होता है। तो 12 मोल्स में क्या हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।